डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 12 का जो डिटर्मिनेंट चैप्टर है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रीवियस पार्ट में जो है हमने एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखा था, राइट। नाउ आज जो हमारा डिटर्मिनेंट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें, सो दैट जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो आप लोग को जल्द से जल्द मिल जाए, और साथ ही इसको शेयर भी करें। नाउ अब हमारे पास आज का टॉपिक है, दैट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। मतलब डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो यू कैन सी system of linear equation in two or three variables and also for checking the consistency of the system of linear equation। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे पास linear equation in 2 और 3 वेरिएबल होगा, आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, एक टॉपिक था पेयर ऑफ linear equation in 2 वेरिएबल। वहाँ पे आपने क्लास 10 में 2x + 3y = 5 और सेकेंड था सपोज 3x + 7y = 10। इस तरह से ये देखो, तो ये लीनियर इक्वेशन है और दो वेरिएबल x और y। तो इसमें आपने वहाँ पे x और y का वैल्यू निकाला था, राइट। उसके साथ एक टर्म सुना था आपने, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब देखो ये दो टर्म होता है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? देखो कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसका कुछ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। जैसे सपोज आपने आपका जो ये है अटेंडेंस है स्कूल में, सपोज कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब आप रेगुलर स्टूडेंट हो, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट का मतलब इरेगुलर हो, मतलब आप फ्रिक्वेंटली नहीं जाते स्कूल, करेक्ट। एक तरीका ये समझने का, कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन, ठीक है। आप अच्छे अगर स्कूल में अटेंडेंस रहेगा आपका अच्छा रहेगा, तो कंसिस्टेंट अगर आप स्टूडेंट रहोगे तो आपका क्या रिजल्ट अच्छा होगा, सॉल्यूशन ठीक रहेगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि सॉल्यूशन ठीक नहीं रहेगा, करेक्ट, इस तरह से। तो कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब है कि जिसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे वही है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का जो एप्लीकेशन है, जो यूज़ हम लोग क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज़ करते हैं, पहली चीज़। और साथ ही हम लोग उससे कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, मतलब उसका सॉल्यूशन चेक करते हैं कि उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो ये चीज़ है कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब है। तो यहाँ से क्या है हमारे पास जो है, कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इनकंसिस्टेंट का मतलब कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। नाउ अब हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं? तो सपोज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग एस इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर सपोज हमारे पास क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है, आई मीन मैट्रिक्स नहीं, वो दिया इक्वेशन दिया रहेगा, और इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के और उसका इन्वर्स निकाल के कैसे सॉल्व करते हैं। तो सपोज हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है a1x + b1y + c1 z = d1। मतलब ये जैसे सपोज इस तरह से आपने क्लास 10 तक पढ़ा था 2x + 3y = 7, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल है ना, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको 3 वेरिएबल कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सपोज 2x + 3y + 7z = 8। अब ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। तो इस तरह से रहे, तो यहाँ पे वही है a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2 और a3x + b3y + c3z = d3। इस तरह से हमारे पास क्या 3 इक्वेशंस है। तो जब भी इस तरह से रहेगा तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 एंड d1 d2 d3 सब क्या है, रियल कांस्टेंट है, वैल्यूज़ है। और x y z क्या है, वेरिएबल्स है। तो हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स ए लिख लेंगे। मैट्रिक्स ए लिख लेंगे कौन सा, तो x y z का जो कॉफिशिएंट है और जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, a1 इधर b1 और इधर c1, मतलब एक इक्वेशन का तीनों का कॉफिशिएंट क्या है, a1 b1 c लिख देंगे। सेकंड इक्वेशन का तो a2 b2 c2, थर्ड का a3 b3 c3, इस तरह से लिख लेंगे। ये हो गया इक्वेशन ए का। उसके बाद क्या करेंगे, एक इक्वेशन x लेंगे, एक इक्वेशन बोलो उसको मैट्रिक्स बोलो, एक मैट्रिक्स x लेंगे जो क्या रहेगा, वेरिएबल कंटेनिंग रहेगा, और उसको वर्टिकली लिखना है, जैसे कि x y z इस तरह से लिखना है, ध्यान रखना है इस तरह से, ठीक है। मैट्रिक्स ए जो लेंगे कॉफिशिएंट का, वो इस तरह से लेना है स्क्वायर मैट्रिक्स, और जो वेरिएबल का जो मैट्रिक्स है x, दैट इज इक्वल टू इस तरह से वर्टिकल लिखना है x y z इस तरह से, करेक्ट। और उसके बाद जो कांस्टेंट हमारे पास है d1, ठीक है, इस तरह से उसको वर्टिकली d1 d2 d3 ध्यान में रखना। एक वेरिएबल वाला और एक जो कांस्टेंट है राइट साइड का, उसको वर्टिकली लिखना है ना। तो इसके बाद इसको लिखने के बाद याद रखना है कि कांस्टेंट वाले जो वेरिएबल है, मतलब d1 d2 d3 जो वैल्यू होता है उसको b मैट्रिक्स बना के वर्टिकली लिखेंगे। देन और हमारे पास 3 मैट्रिक्स आ गया a x b। तो हम लोग क्या करते हैं, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखेंगे ax = b, a × x = b, मतलब मैट्रिक्स a × मैट्रिक्स b = b लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे
आप देख सकते हो कि मैट्रिक्स ए लिखा गया है, मैट्रिक्स बी लिखा हुआ है और मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स एक्स है और मैट्रिक्स बी है। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। हमें तो निकालना है एक्स वाई जेड का वैल्यू, तो इसको निकालने का तरीका कैसे होता है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स इक्वल टू जो बी है, तो दोनों साइड क्या करते हैं, ए इन्वर्स का प्रोडक्ट लेते हैं। तो सपोज ए इन्वर्स इधर और इधर ए एक्स बी इक्वल टू ए इन्वर्स बी, इस तरह से हो जाएगा। तो ए इन्वर्स इंटू ए करेंगे तो आइडेंटिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स बी। तो दैट मीन्स आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो एक्स के साथ करेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स बी। तो सिंपल सी बात है कि हमें आ जाएगा एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए एक्स इंटू एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। नाउ अब इन्वर्स आया, इसका मतलब ये तभी होगा ना, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, वो क्या होगा, ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। तो वही है केस फर्स्ट, इफ ए इज नॉन सिंगुलर देन इट्स इन्वर्स एग्जिस्ट, और इन्वर्स जो एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी। तो आप लोग का जो है यहीं तक आने वाला है, ये कंपटीशन एग्जाम में होता है इस तरह से। तो पहले केस 2 यहाँ से राइज कर सकता है कि मैट्रिक्स ए एक बार हो जाए क्या, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर। तो नॉन सिंगुलर होगा तो हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे, एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी, मतलब ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा। ए इन्वर्स निकालना जो हमने प्रीवियस पार्ट में सीखा है। नाउ अगर सपोज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया, मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, तब कैसे निकालेंगे, तो उसके बाद हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ए इंटू बी। ठीक है, हम लोग उसका क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे। अगर ये निकालने के बाद अगर इसका वैल्यू 0 नहीं आया, मतलब नल मैट्रिक्स नहीं है, तब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इट हैज़ नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट होगा। अगर उसके फर्दर अगर 0 आ गया, मतलब एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे, अगर वो 0 मैट्रिक्स आ गया, तब इसका क्या है, इन्फिनिटली भी सॉल्यूशन भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है इसका। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग निकालेंगे। लेकिन आप लोग को यहीं तक आना है, तो इसको ध्यान रखना है, ये सीधी सी बात है, जब डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, मतलब नॉन सिंगुलर होगा, तो जब एक्स इक्वल टू सीधा ए इन्वर्स इंटू बी लिखेंगे। जैसे सपोज क्वेश्चन 9 है, सॉल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 8, दूसरा है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1, और थर्ड है 4x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल टू 4। तो हमारे पास ये पूरा मैट्रिक्स ये इक्वेशन लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स और बी 3 मैट्रिक्स लिख लेंगे। तो ए मैट्रिक्स क्या होगा, तो ए क्या होता है कॉफिशिएंट, तो 3 माइनस 2 3 लिख लेंगे पहला रोज का। ना इन द सेम वे हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड जो रोज़ है उसका लिखेंगे, जैसे 2x प्लस वाई माइनस जेड, इसका लिखेंगे 2y कॉफिशिएंट 1 जेड कॉफिशिएंट -1। फिर थर्ड इक्वेशन का हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, तो x का कॉफिशिएंट 4, y का -3 और z का 2, इस तरह से। ना अब x जो हम लोग मैट्रिक्स लेंगे उसमें क्या वेरिएबल होगा, x y z, और जो मैट्रिक्स b लेंगे दैट इज़ 8 1 4, इस तरह से वर्टिकली। अब क्या करना हमें, एक बार क्या करो, ये जो डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स ए जो आया इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो विल गेट -17 आएगा। इसका मतलब कि 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है इसका क्या मतलब, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब क्या करना है कि अब हमें पता चल गया कि हमें चाहिए x इक्वल टू ए इन्वर्स बी, इस तरह से। तो ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा, और ए इन्वर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, तो को फैक्टर। तो को फैक्टर हम लोग निकालेंगे A11 A12 A13। आई होप ये चीज़ें पता है आप लोग को फैक्टर निकालना, जिनको नहीं पता है प्रीवियस पार्ट को देख लें। नाउ उसका को फैक्टर निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं। मतलब ये जो जिस ऑर्डर में इसको वर्टिकली लिखेंगे, ये है ये वर्टिकली, ये रो ये इस तरह से लिखा जाएगा, करेक्ट। तो इसलिए ए इन्वर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कर देंगे। डिटर्मिनेंट ए कितना है, -17, तो 1 अपॉन -17 या -1/17, और ये एडजॉइंट ए लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ए इन्वर्स आ गया हमें, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, एक्स वाई जेड निकालना है। तो x इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए इन्वर्स भी। तो ए इन्वर्स पूरा का पूरा लिख दिया हम डायरेक्टली इसी तरह से, सो दैट कैलकुलेशन इजी रहे। ए इन्वर्स और बी जो मैट्रिक्स है 8 1 4, यू कैन सी बी आपने यही लिखा है ना यहाँ पे, देखो करेक्ट। अब क्या करो, इसका प्रोडक्ट निकाल दो। तो यहाँ पे x जो है वो मैट्रिक्स क्या है, एक्स वाई जेड, इसको लिख दिया, एंड दैट इज इक्वल टू 1 इस तरह से, और मैट्रिक्स इसको ऐसे लिख दिया। नाउ इसको क्या है, प्रोडक्ट लिया गया है। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये प्रोडक्ट मैंने सिखाया था, ये इसके साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब -1 8 के साथ, प्लस -5 1 के साथ, प्लस का करेंगे इसको इसके साथ, उसका फिर इसके साथ करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। नाउ इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, ये आ जाएगा -17, इसको करोगे तो -34, इसको करोगे तो -51। अब यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो सबके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 1 2 3। दैट मीन्स अब हमारे LHS में XYZ एक कॉलम मैट्रिक्स है
और इधर भी राइट साइड भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, मतलब x1 y2 z इक्वल टू 3। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स इक्वल होगा, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा, तो इस तरह से हम लोग कर देंगे। नाउ इस तरह से हमें क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, मैट्रिक्स मेथड से क्या करते हैं हम लोग, इन्वर्स मैट्रिक्स निकालते हैं, राइट। तो ध्यान देने वाली बात है कि जब इस मैट्रिक्स मेथड निकालना तो इजी होता है, सीधी सी बात है, x इक्वल टू ए इन्वर्स बी लिखा जाता है। ए इन्वर्स निकालो, बी मैट्रिक्स रहेगा, दोनों का प्रोडक्ट करो और एक्स वाई जेड का जो वैल्यू है करस्पॉन्डिंग हम लोग लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा जो डिटर्मिनेंट चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है नए चैप्टर के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग क्या करो, इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। So thanks everyone for watching the video.